नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर और मैं लेकर आया हूं आज आपके कुछ सवालों के जवाब। तो लेते हैं एक एक करके सवालों को। पहला सवाल है जमशेद अहमद जी का। जमशेद जी ने बताया है कि वो 36 ईयर्स ओल्ड हैं और 15 ईयर्स के लिए एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। उनका टारगेट है 70 to 80 लाख रुपीस और जानना चाहते हैं कि किन स्कीम्स में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। जमशेद जी, आप क्योंकि 70 to 80 लाख रुपीस इकट्ठा करना चाहते हैं 15 साल में, तो जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं सलाह दूंगा कि आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम करें तो 80 लाख रुपए इकट्ठा करने के लिए आपको हर महीना 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने चाहिए फर्स्ट ईयर में, और हर साल इस इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाना भी चाहिए ताकि आप 15 ईयर्स में 80 लाख रुपए जमा कर सकें। जहां तक स्कीम्स का सवाल है, आप एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड इसे कंसिडर कर सकते हैं। इसके साथ ही आप एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे कि निप्पॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड है, इसमें एसआईपी शुरू कर सकते हैं। और साथ ही आप एक स्मॉल कैप फंड कैनरा रोबिको स्मॉल कैप फंड इसे अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से एक लार्ज एंड मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप और साथ ही एक स्मॉल कैप फंड, इन 3 फंड से आप शुरुआत करें। और यदि आप 4 फंड रखना चाहते हैं तो आप साथ में एक मल्टी कैप फंड को भी शामिल कर सकते हैं। और मल्टी कैप फंड की जहां तक बात है, आप क्वांट एक्टिव फंड को कंसिडर कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है रविंद्र यादव ने। रविंद्र जी ने बताया है कि वो मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। 3,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी है और जानना चाहते हैं कि 5 साल के बाद उन्हें कितने पैसे मिल सकते हैं। रविंद्र जी, आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन यदि हम मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड की पास्ट परफॉर्मेंस को देखें तो लास्ट 5 ईयर्स का जो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है वो है 16.80। और ये जो 9 सितंबर की एनएवी थी उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और लास्ट 3 ईयर्स की बात की जाए तो 3 ईयर्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट यानी कि CAGR रहा है 24.23। वहीं यदि हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो लास्ट 1 ईयर में रिटर्न रहा है 2.35%। तो अब यहां पर ऐसा नहीं है कि एक साल में यदि स्कीम 2.35% का रिटर्न देती है तो अगले साल ऐसा रहेगा, कभी स्कीम का रिटर्न 25-30% या ज़्यादा भी है। तो हम क्या करते हैं म्यूचुअल फंड्स में अक्सर एक एवरेज 12% एज्यूम करके या कंसिडर करके आगे चलते हैं। तो यदि मैं ये कहूं कि आप 3,000 रुपया महीना निवेश करेंगे 5 साल के लिए और 12% का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट एज्यूम किया जाए तो 5 साल के बाद आपके पास लगभग 2,43,000 यानी कि 2,43,000 रुपीस के आसपास इकट्ठा हो सकते हैं। और मेरी सलाह आपको यह है कि आपने भले ही शुरुआत 3,000 से की है, लेकिन समय के साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें ताकि 5 साल के बाद आपको और ज़्यादा अमाउंट मिल सके। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि ELSS या टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स में 3 साल का लॉक इन होता है। तो यदि आप 5 साल तक निवेश करते हैं तो ऐसा नहीं है कि 5 ईयर्स के एंड में पूरे अमाउंट को आप रिडीम कर पाएंगे, क्योंकि जब आप SIP के जरिए निवेश करते हैं तो हर SIP एक फ्रेश इन्वेस्टमेंट माना जाता है। तो यदि 5 साल के बाद आप टोटल अमाउंट को विड्रॉ करना चाहेंगे तो उसमें से उतने यूनिट्स ही विड्रॉ हो पाएंगी या उतना अमाउंट ही विड्रॉ हो पाएगा जिन यूनिट्स को 3 साल पूरे हो चुके होंगे। अब लेते हैं अगला सवाल। और एक सवाल जिन्होंने पूछा है उनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर YouTube में इनका यहाँ पर जो स्क्रीन पर नाम है वो है बालकनी गार्डनिंग। और इन्होंने सवाल पूछा है कि मेरा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में है और ये मेरी सोर्स ऑफ इनकम है, क्या मुझे गोल्ड
सेल करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, आप कितने लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके आधार पर यह तय किया जा सकता है कि आपको किस तरह की स्कीम्स या किस तरह के एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन एक बात तय है कि यदि कोई इन्वेस्टर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहता है तो गोल्ड के मुकाबले इक्विटी में इन्वेस्ट करना और स्पेशली इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बेहतर रहेगा। तो ऐसे में गोल्ड सेल करके इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शायद सही हो सकता है। और अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं वो पूछा है अखिलेश मिश्रा जी ने। अखिलेश जी जानना चाहते हैं कि यदि उन्हें 2 स्कीम्स में SIP करनी हो 5-5 हज़ार रुपये की और नज़रिया है 10 से 15 साल का, तो किन फंड्स में इन्वेस्ट करना सही रहेगा। अखिलेश जी, यदि आप लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, 10 से 15 साल एक सही समय माना जा सकता है, तो ऐसे में मैं अपनी ओपिनियन यदि शेयर करूं तो एक मल्टी कैप फंड और एक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना शायद सही रहेगा। और यहाँ पर यदि 2 स्कीम की बात की जाए तो आप ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या क्वांट एक्टिव फंड, इन दोनों में से एक मल्टी कैप फंड कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी में मैं सलाह दूंगा कि निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड या पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इन दोनों में से एक कोई फ्लेक्सी कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है तपन घोष जी ने। तपन जी ने बताया है कि उन्होंने ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं यहाँ पर, और वो जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें इसमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। 2025 में उनका रिटायरमेंट ड्यू है। तपन जी, ICICI प्रूडेंशियल सेंसेक्स इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड है और जिस तरह से सेंसेक्स परफॉर्म करेगा उसी हिसाब से आपको इस स्कीम से रिटर्न मिल पाएंगे। जैसा आपने बताया कि 2025 में आपका रिटायरमेंट ड्यू है, यदि आप उसके बाद अधिक रिस्क नहीं लेना चाहते तो मेरी सलाह ये होगी कि आपको एक प्योर इक्विटी फंड में इन्वेस्टेड रहने के बजाय एक बैलेंस एडवांटेज फंड में या फिर किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और यदि आप और भी रिस्क कम करना चाहते हैं तो ऐसे में कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स एक सही चॉइस हो सकती है। तो ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, इस तरह के हाइब्रिड फंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं। या जैसा मैंने कहा कि आपको और भी कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में यदि इन्वेस्ट करना है तो SBI कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, शायद ये एक सही चॉइस हो सकती है। एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन 10% to 25% के बीच रहता है, जबकि एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% रहता है। और बैलेंस एडवांटेज फंड या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी और डेट का एलोकेशन समय समय पर कम और ज़्यादा हो सकता है। लेकिन एक प्योर इक्विटी फंड के मुकाबले एक हाइब्रिड फंड में उतार चढ़ाव की संभावना कम रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है जिन सवालों के मैंने आपको जवाब दिए वो आपको ठीक से समझ में आए होंगे। और यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।